नमस्ते दोस्तों। हिंदी की बेजोड़, उम्दा और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर पद्मा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सुकून की तलाश में। तो शुरू करते हैं कहानी सुकून की तलाश में। साल का आखिरी महीना, तारीख 15। ये देखिए निर्मला देवी का 2 BHK फ्लैट, जिसमें निर्मला देवी अकेली रहती थी। सुबह काम वाली बाई शांता के बेल बजाने पर वो नहीं उठी। शायद वो देर तक जागी हों, इसलिए देर से उठेंगी, ये सोचकर शांता बाई चली गई। 2 घंटे बाद फिर शांता बाई आती है, बेल बजाती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वो दरवाजे की कुंडी खटखटाती है, पर यह क्या, दरवाज़ा उड़का हुआ था। वो अंदर जाती है और देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और ज़मीन पर उनकी खून से सनी लाश। वो डर से चीख उठी, पड़ोसियों को बुलाया, फिर पुलिस को। इनसेट में देखिए निर्मला की खून से लथपथ लाश। न्यूज़ चैनल का संवाददाता अपनी ही रॉ में इस वृत्तांत को सुनाए जा रहा था। चैन से सोना है तो कुछ सावधानियां बरतिए और सुरक्षित रहिए। अब हम आपको इस घटना का डेमो दिखाते हैं। सुजाता ने रिमोट से टीवी बंद कर दिया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निर्मला की क्षत विक्षत लाश देखे। मौत तक को बाजार बना दिया, जिसे सरेआम भुनाया जा रहा है। हर न्यूज़ चैनल पर वही मौत का खेल दिखाया जा रहा था। समाचार पत्र की सुर्खियां और न्यूज़ चैनल की रेटिंग आज इन सब पर ही निर्भर हो गई है। सोसाइटी के बगीचे में सुजाता, निर्मला और आशा तीनों साथ बैठकर योग के कुछ आसन करती, बतियाती, हंसती, मुस्कुराती, दुख दर्द बांटती। आपस की मुस्कुराहट टोने का काम करती, एक दूसरे के व्यंग और कमेंट तरोताज़ा करते, एक दूसरे का साथ हिम्मत पैदा करता। 3 साल पहले सुबह के झुरपुटे में आशा ने ही निर्मला से इसी बगीचे में मुलाकात कराई थी। 2-4 मिनट के आपसी वार्तालाप के बाद निर्मला ने बताया था कि वो अपने बेटा बहू के साथ रहती है। 2 दिन में ही उन दोनों की आपस में खूब पटने लगी थी। दोनों दुनिया जहान की बातें करती, मंदिर हो आती, सब्जी वाली हाट भी। आज सुबह की ही तो बात है। सुजाता हमेशा की भांति निर्मला की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए बैठी थी। बदहवासी से भरी आशा ने आकर बताया था कि रात को किसी ने निर्मला का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। धमनियों में रक्त संचार रुक गया। कश्मीर की घाटियों में बर्फबारी के समय पानी नलकूपों में जम जाता है जैसे। उसे याद आया, आजकल निर्मला अकेली थी, उनके बेटे बहू 1 माह के लिए बाहर गए हैं। हत्यारों को पता होगा कि बुढ़िया अकेली है। वो कांप गई। कौन मार सकता है निर्मला को? हत्यारा घर में कहाँ से घुसा होगा? क्या किया होगा? कैसे मारा होगा? अब तो बुजुर्गों का अकेले रहना खतरनाक होता जा रहा है। फ्लैट तो इसलिए खरीदा था कि यहाँ अपार्टमेंट में किसी न किसी फ्लैट में हर समय किसी न किसी का आना जाना होता रहता है। आवाजाही रहती है तो सुरक्षा रहती है, पर यहाँ भी जीवन सुरक्षित नहीं। कई प्रश्नों से जूझती, उनमें डूबती उतराती सुजाता के मन में भय व्याप्त होने लगा। वो हड़बड़ा कर उठी, अपने फ्लैट की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर उसने दरवाजे का ताला लगा दिया, खिड़कियां बंद कर दीं, लेकिन दरवाजे की संदों में से, रोशनदान के घेरों से भय लरसता हुआ कमरे में फैलता हुआ फर्श, मेज, कुर्सी, पलंग, पर्दे, कूलर की आवाज़ में समूचे घर में विचरने लगा। दिल दिमाग दहशतज़दा होने लगे। जीने का भय मरने के भय से अधिक यातनामयी होता है। भय में हर आहट खटका बनकर उपस्थित होती है। वो भी डर रही थी। अपने डर को हराने के लिए उसने व्हाट्सएप के साहित्य की बात समूह को खोला। लगा शरद कोकास की कविता उसके डर को अभिव्यक्त कर रही है। वे आज़ाद हवा से खौफ खाते हैं, वे गुलाम हवा से खौफ खाते हैं, खौफ खाते हैं कैद हवा से, हवा न होने पर भी खौफ खाते हैं। वे हवाओं से डर डर कर जीते हैं, डरते डरते मर जाते हैं एक दिन। उसका मन मोबाइल के साहित्य समूह में भी नहीं लगा। भय हृदय पर हावी होने लगा। दुश्मन के बजाय अपनों का भय अधिक खतरनाक होता है। शत्रु से भय तो पूर्व निर्धारित होता है, पर अपनों से भय मन को पहले अचंभित फिर दुखी कर देता है। जीवन का यह अकेलापन गाहे बगाहे कभी भी भय की छाया निर्मित कर देता है। इस काली छाया से, अंधकार से प्रकाश तक का सफ़र बड़ा दुष्कर होता है। कोई भी तो नहीं पास जो प्यार के 2 शब्द बोल दे, मन को ढाढ़स बंधा दे। स्मृति के पन्ने फड़फड़ाने लगे। सुजाता एक स्वावलंबी लड़की, रिटायर्ड पिता
बेबसी में भाइयों के आगे हाथ न फैलाए, इसलिए ग्रेजुएट होने के बाद खुद ने प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। अपने बूते पर आगे की पढ़ाई का संकल्प लिए मेहनत करती रही। पिता जीवन भर प्राइवेट नौकरी में थे, सो पेंशन की कोई आशा नहीं थी। उसे पता था सफलता का रास्ता मेहनत की ईंटों से ही निर्मित होता है। दुख और कष्ट उसके जीवन को निखारते रहे और मेहनत का मादा बढ़ाते रहे। एमए हिंदी से करने के बाद बीएड भी कर लिया। भाई माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनता तो सुजाता भी अपना घर बसा लेती। उसका भरोसा कैसे करती जिसका ख्याल वक्त के साथ बदल गया। भरोसा उसका किया जाता है जिसका ख्याल तब भी वैसा हो जब हमारा वक्त बदल जाए। भाई की गृहस्थी में भूचाल न आए, इसीलिए व्याख्याता की सरकारी नौकरी पाते ही वो माता पिता को अपने साथ ले आई। आखिरकार वक्त ने उसे ज़िंदगी का फलसफा सिखा ही दिया। युवावस्था माता पिता की वृद्धावस्था को समर्पित कर दी। विवाह के लिए कोई भी लड़का ऐसा न मिला जो उसके माता पिता का दायित्व निर्वाह करने की स्वीकृति देता। बेटी देकर बेटा लेते हैं, ये कहावत गलत साबित होती रही। समय की चाल बड़ी तेज होती है। गुजरे क्षण, आनंद की प्रतीक्षा के लम्हे, सुरमई सपने सब लरजते आंसुओं के साथ बह गए। बेटा बनकर पुत्री का फर्ज पूरा किया। माता पिता ने जब साथ छोड़ा, युवावस्था भी साथ छोड़ चुकी थी। जिंदगी कई अंधेरे दिखा रही थी। विवाह के लिए प्रयास भी किया, पर सभी रिश्ते उसके मान सम्मान के बजाय उसकी नौकरी का पैसा, बैंक बैलेंस के लिए नए प्रतिमान गढ़ रहे थे। स्वावलंबन का अध्याय सुजाता के मन में अमिट स्याही से लिखा जा चुका था। सहते विपत्स सहस्त्रम मानी नैवाप्लान लेशमपि, अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति हजारों विपत्तियां सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान को लेश मात्र भी सहन नहीं कर सकते। किसी से अपना काम करवाना उसकी गैरत के खिलाफ था। उसका पैसा भाई के मन में संवेदना और सहानुभूति की हरियाली पैदा कर रहा था। भाई ने अपने 18 वर्षीय बेटे को उसके साथ रखने की सलाह दी। तुम अकेली कहाँ परेशान होगी, ये बाजार हाट के काम भी कर दिया करेगा। भतीजा साथ रहने आ गया। जिंदगी जिस ढर्रे पर चलने लगती है उसकी आदत हो जाती है। सुजाता को अपने जीवन में किसी दूसरे का दखल, उसकी उपस्थिति, उसके क्रियाकलाप सब मन को उद्वेलित कर रहे थे। वो उसके साथ अपना सामंजस्य बिठाए या भतीजा चैतन्य उसके हिसाब से चले। दो प्रतिकूल बिंदु अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे। सर्द भरी रात, कहीं बारिश होने से आसपास के इलाके भी उसी वातावरण की गिरफ्त में आ गए थे। हवा के थपेड़े भय का निर्माण कर रहे थे। इस भयावह रात में सुजाता चैतन्य का इंतजार कर रही थी। दीवार घड़ी का पेंडुलम खड़कने लगा। 1, 2, 3 पूरे 12 बार खड़का पेंडुलम। हर खड़के से रोम रोम खड़ा हो जाता, मानो आघात सीधा हृदय पे पड़ रहा हो। तभी डोरबेल बजी। उन्नीदी आंखों से उसने दरवाज़ा खोला। एक बदबूदार भभका नथनों के अंतिम छोर से होता हुआ मस्तिष्क को हिला गया। चैतन्य, इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आया और मुंह पर तर्जनी रखकर इशारा करते हुए बोला, शोर नहीं, चुप, आसपास के लोग जाग जाएंगे। तुम शराब पी कर आए हो? सुजाता ने चिंतित स्वर में पूछा। वो कुछ दिनों से उसमें बदलाव देख रही थी। कहकहा लगाकर हंसते हुए बोला, नो, इसे देवरस कहते हैं, सोमरस। बुआ तुम पियोगी? कोट की जेब से शराब की छोटी बोतल निकालते हुए चैतन्य ने कहा, पी लो, जिंदगी रंगीन हो जाएगी। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आसमान में उड़ोगी। उसने तर्जनी से ऊपर की ओर इशारा किया। उसने चिंतातुर होकर कहा, खाना लगा दूं? क्या खिलाओगी? वही साग भाजी? तुम्हारे पसंद की मटर पनीर बनाई है। आज तो मैं पार्टी करके आ रहा हूँ, कहकर वो अपने कमरे की ओर चल दिया। शराब व्यक्ति के भीतर छुपी बैठी हैवानियत को बाहर निकालने का काम बखूबी करती है। सुजाता ने सोचा इससे सुबह बात करूंगी, इस समय ये होश में नहीं है, और वो अपने कमरे में जाकर सो गई। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि शराब पीकर व्यक्ति को होश नहीं रहता। यदि शराब पीकर व्यक्ति को होश नहीं रहता तो वो दूसरे के घर की बेल क्यों नहीं बजाता? शराबी जिससे नाराज हो उसे बड़ी शान से खरी खोटी सुनाता है, तब भी लोग कहते हैं कि पीकर बक रहा है, अभी होश में नहीं है। रात को लगभग 1 बज रहा था। सुजाता को अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कान सुनने की मुद्रा में आवाज़ तक पहुंचने का प्रयास करने लगे। फिर वही दस्तक। सुजाता ने पूछा, कौन? अरे बुआ, दरवाज़ा खोलो। जितनी तेज पुकारने की आवाज़ उतना ही तेज दरवाजे पर दस्तक का शोर। आवाज़ें भी सन्नाटे को चीरती बहुत कुछ आभास करा रही थीं। सुजाता ने
जैसे ही दरवाज़ा खोला, चैतन्य ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कागज़ आगे बढ़ा दिया और धमकी भरे लहजे में बोला, बुआ, इन कागज़ों पर दस्तखत कर दो। क्या है ये वसीयत के कागज़ हैं, हंसते हुए बोला। उसकी हंसी दिल को डसती चली गई। हर इंसान अपनी जुबां के पीछे छुपा है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। चैतन्य के भीतर छिपी बैठी उसकी हैवानियत बाहर आ रही थी। ये तो वो जानती थी कि घर के कामों के लिए दिए जाने वाले रुपए पैसों में वो हेरा फेरी करता है, पर आज इतना भयावह कदम उठा लेगा, इसकी आशंका उसे नहीं थी। आज चैतन्य होश में नहीं, नशा करके वो अचेतन अवस्था में आ गया है। सुबह बात करते हैं, चल अभी तो सो जा, सुजाता ने प्यार से समझाना चाहा। नहीं, अभी साइन कीजिए, रात गई बात गई, उसने लगभग धमकी देते हुए कहा। अभी रात बहुत हो गई है। तभी तो, समय का कोई भरोसा नहीं, तुम रात में मर गई तो क्या करोगी इस प्रॉपर्टी का? मिलनी तो हमें ही है। आंखें सब कह देती हैं। प्यार, ग्लानि, ईर्ष्या, लज्जा, बेबसी, दहशत। चैतन्य की आंखें दहशत उगल रही थीं, उनमें चालबाजी साफ दिखाई दे रही थी। सुजाता के भीतर अंधेरा पसरता जा रहा था। तो अभी क्यों नहीं कर देती सब मेरे नाम? तुम बुढ़ापे में क्या करोगी इस जायदाद का? सुजाता ने उसे पिता का भय दिखाते हुए कहा, ये सब ठीक नहीं कर रहे हो चैतन्य, भैया को मालूम पड़ेगा तो वो भी तुम्हें डांटेंगे। मेरा बाप? हा हा हा, वो मुझसे परेशान था इसीलिए तो तुम्हारे गले मड़ दिया। बुद्धि, बल, विवेक, धैर्य सब सुजाता का साथ छोड़ रहे थे। क्रोध उफान पर आ रहा था और उमड़ घुमड़ कर समुद्र की भांति सफ़ेद फेन बना रहा था। मानव का सुधरना बिगड़ना उसके स्वभाव पर निर्भर होता है, पर माहौल भी उसके लिए बहुत कुछ उत्तरदायी होता है। वो दृश्य याद आ गया जब पिता की अर्थी घर में रखी रही और भाई ने हाथ झाड़ दिए थे कि वो तो जल्दबाजी में आ गए, पैसा लेकर आए नहीं। सुजाता ने फिर किसी भी कार्य में उनसे पैसे नहीं लिए, वही बेटा बनकर पूरे काम करती रही। हाँ, सब तुम लोगों के लिए ही तो है। ला, पढ़ने दे मुझे क्या लिखा है। उसने हाथ बढ़ाकर कागज़ लेने की कोशिश की। जोर का धक्का पीठ पर लगा। उसने जल्दी से दरवाजे का सहारा लिया, नहीं तो औंधे मुँह गिरती। उसकी मंशा सुजाता समझ चुकी थी। 18 वर्षीय युवा की बलिष्ठ भुजाओं का दबाव उसकी 60 वर्षीय खाल छोड़ती हड्डियां कहाँ सहन कर पाती। चाणक्य कहते हैं, भूखे शेर, कामांध व्यक्ति, भेड़ सी चलित भीड़ और नशे में धुत धूर्त का कोई विवेक नहीं होता। उसने कागज पेन लेकर साइन कर दिए। एक झटके के साथ चैतन्य ने सुजाता को मुक्त किया। वो जल्दी से अपने कमरे में कैद हो गई। भयानक रात, अनिष्ट की आशंका। कोई आशान्वित सहारा ना हो तो एक एक पल बड़ी मुश्किल से कटता है। ये सबक तो किताबों में भी दर्ज ना था जो जिंदगी ने उसे सिखाया था। नशे में धुत चैतन्य वसीयतनामा लिखवाकर चैन की नींद सो रहा था। लाट साहब बनने के सपने में डूबता उतरा था। सुबह होते ही सुजाता बदहवास सी पार्क में पहुंची। सबसे पहले निर्मला ने ही उसे हिम्मत बंधाई। खुद सूख कर भरभरा रही थी, पर सुजाता को अंक में भरकर अपनत्व, स्नेह और एहसास से पुनर्जीवित कर दिया। निर्मला सुजाता के साथ थाने गई और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने उसके भाई को बुलाया और भाई ने माजरा देखा तो मिन्नत करने लगा कि बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। रिश्ते की दुहाई दे रहा था। निर्मला ने उसे डांटते हुए कहा था, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। सुजाता ने रिपोर्ट वापस लेने से मना किया तो निर्मला ने ही उसे समझाया था, अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। पुलिस जब चैतन्य को थाने लेकर आई, उसका नशा हिरन हो चुका था। वो घिघिया रहा था। सुजाता की आंखों से आंसू बह रहे थे। गहरी सांस लेकर वो बोली, अपनों का धोखा गहरे जख्म देता है। मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, पर तुमने रिश्ते तार तार कर दिए। भैया बीच में बोले, सुजाता विश्वास करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उनकी आंखों में बेटे का भविष्य तैर रहा था। विश्वास? विश्वास नहीं तो दुख की मीनार खड़ी कर दी। डर के साथ कैसे पूरी रात काटी है मैंने, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। अपने ही घर में कैद थी मैं। कहकर सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। आंखें पोंछती हुई बोली, मेरे ही कमाई गई धन संपत्ति पर ये कब्जा जमाना चाह रहा था। प्यार से मैं इसे सब दे देती, पर भय से या धोखे से इसे कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भैया की ओर मुखातिब होकर बोली,
भैया, आपने अपना फर्ज निभाया होता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। आज सुजाता ने अपने जीवन का सत्य भैया से कह ही दिया। घर आकर भी निर्मला दिन भर साथ रही और उसे ढांढस बंधाती रही। तुम हिम्मत क्यों हारती हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चैतन्य ऐसा काम करेगा निर्मला। जब रिश्ते ही स्वार्थी हो जाएं, रिश्तों में जंग लगने लगे तो उसे अपने से दूर कर देना बेहतर है। समस्याएं कब मेरा पीछा छोड़ेंगी? हर समस्या का हल होता है। पर मुझे नहीं लगता, कहकर सुजाता शून्य में देखने लगी। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह नहीं होने दी? मुस्कुरा कर निर्मला बोली। जो जो दिन बीते एक अजीब से डर से उसका मन भयाक्रांत होने के कारण शरीर अशक्त सा होने लगा। बाजार हाट के काम करने में भी परेशानी होने लगी। स्वावलंबन किसी के आगे याचक नहीं बनने दे रहा था। और आज उस संकट की घड़ी में उसका साथ देने वाली निर्मला आज खुद शांत पड़ी थी। सुजाता सोच रही थी कि यदि उस रात मैंने साइन न किए होते तो हो सकता है मैं भी अखबारी सुर्खियां और टीवी चैनल का मुख्य समाचार बन गई होती। उसने फिर से टीवी ऑन किया। निर्मला देवी पर ही न्यूज़ चल रही थी। अभी तक गुनहगारों का पता नहीं चल पाया था। सुजाता के मन में अनिष्ट की आशंका घर करने लगी। जब किसी भी निकटस्थ व्यक्ति के साथ हृदय विदारक घटनाएं घटती हैं तो संबंधित व्यक्ति कई दिनों तक आकुल व्याकुल रहता है। अच्छे दिनों की खुशगवारी और छाप जल्दी विस्मृत हो जाती है, पर कठिन और भयसिक्त घटनाएं स्मृति पर आसन जमा लेती हैं। उसने डायरी निकाली जो निर्मला देवी ने उसे उपहार में दी थी। निर्मला की सुंदर हैंडराइटिंग में लिखी वो पंक्तियां बुदबुदाने लगी। माई बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ इन द पास्ट एंड लॉन्ग गॉन, अर्थात मेरे जीवन के सबसे अच्छे वर्ष बीत गए। बट इट्स द फियर ऑफ डेथ मेक्स अस वांट टू लिव ऑन, अर्थात मैं मृत्यु से भयभीत हूँ, मैं और जीना चाहती हूँ। ओल्ड एज इज़ अ पनिशमेंट एज सम डू से, अर्थात वृद्धावस्था का यह त्रासद दंड बिना निष्कर्ष के भोग रही हूँ। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों की आशंका में स्वयं को अकेला महसूस करता है तब वो मानसिक रूप से भी असहज और कमज़ोर हो जाता है। सुजाता के पास भी अपने के नाम पर कोई भी तो नहीं था। माँ बाप की सेवा करते उम्र निकल गई, ना ब्याह किया ना किसी से रिलेशनशिप। बच्चों का तो सवाल ही नहीं। घर में नौकर रखना भी परेशानी का सबब था। आजकल ज़्यादातर दुर्घटनाओं में नौकरों के हाथ रहते हैं। फिर चैतन्य ने ही धोखा दिया तो बाहर के लोगों पर कैसे विश्वास किया जाए। जिस क्षण से मौत के मंजर को सुजाता ने करीब से देखा था उसे मौत का भय सताने लगा था। इस अपार्टमेंट में रहने में अब डर लग रहा था। दूसरे, निर्मला देवी की घटना भी मन में गहरे बैठ गई थी। अनायास हाथ में रिमोट उठा उसने टेलीविज़न खोल लिया और सिटी चैनल खोजने लगी। वो जानना चाहती थी कि निर्मला देवी की घटना का शहर में क्या असर हुआ है। सिटी चैनल पर डिबेट चल रही थी। एक समाजशास्त्री, एक प्रोफेसर, युवा पत्रकार और एक बुजुर्ग महिला के बीच। टीवी एंकर कह रही थी, आज जबकि चीन और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बुजुर्गों की संख्या मौजूद है, इनमें से एकाकी वृद्ध महिलाएं असुरक्षित हैं। तब समाज को क्या करना चाहिए? समाजशास्त्री अपनी शांत और गंभीर आवाज़ में बोला, देखिए साहब, सन 2000 के बाद शहरों में रहने वाले परिवारों में से हमारे देश के युवा अपने घर रहना पसंद नहीं कर रहे। कोई बेंगलोर, मुंबई या पुणे जा रहा है तो मौका मिलने पर विदेश निकल जाते हैं। अब घर कौन रहेगा साहब? अपने कस्बे और शहर में अनुकूल जॉब मिलना आसान नहीं। युवा पीढ़ी के सामने बड़े पैकेज हैं, सुनहरे मौके हैं, जिन्हें स्वीकार करने के लिए उन लोगों में गला काट प्रतियोगिता है। इसीलिए हमारी नीयत यही है कि माँ बाप अपना देखें, हम अपना देखते हैं। युवा लोग चल देते हैं अपने जॉब पर पराए शहरों में। उनके अभिभावक रह जाते हैं वहाँ जहाँ की जीवन भर रहे। ये उनकी मजबूरी भी है और समाज का चलन भी यही है। इस वजह से हर कॉलोनी में, हर बंगले में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। टीवी पर अब उस युवा गंभीर पत्रकार का चेहरा था। देखिए सर, हम कब तक जॉइंट फैमिली और 3 पीढ़ियों के आश्रय वाले घर की कल्पना करेंगे? भले ही इस 5000 सालों में हम सामाजिक हो गए हों, लेकिन मनुष्य भी आखिरकार दुनिया के अन्य जीवों की तरह एक प्राणी है। दूसरे जीवों में पिता के घर में कोई नहीं रहता, न परिंदे न दरिंदे। हर पक्षी उड़ना सीखते ही अपना अलग घोंसला बनाता है।
हर शेर सबसे पहले अपनी माँ की मांद को त्यागता है। यही पश्चिम में है। युवा होते ही वहाँ के बेटे सबसे पहले अपने माँ बाप को बाय बाय कह के चल देते हैं। इसलिए इस पर क्या रोना कि नई पीढ़ी माँ बाप के पास नहीं रहती। गांव और कस्बे के लोग तो रहते हैं, बुजुर्ग महिला ने उसे टोका। उनकी स्किल कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होती मैडम। जब हमको इस भूमंडलीकरण को अपनाना है तो अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब हमें सामुदायिक आवास बनाने होंगे जिनमें एक दूसरे के सहारे बुजुर्ग लोग रह सकें। पत्रकार का फंडा क्लियर था। 1 मिनट सर, रुकिए, आप सब मूल मुद्दे से हट रहे हैं। मुख्य समस्या है कि आजकल जो एकाकी लोग रह रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, वे लोग किस सोसाइटी में रहें कि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। टीवी एंकर ने उन्हें टोका तो वे लोग रुके। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल ठीक टोका आपने। ऐसे लोग फ्लैट में रह सकते हैं जहां वॉचमैन रहते हैं। वृद्ध महिला ने थोड़े रोष में कहा, आज का ही उदाहरण देख लीजिए। निर्मला देवी फ्लैट में ही रहती थी, उनका मर्डर हो गया और अभी तक हत्या का कोई सुराग नहीं लगा। कहीं ना कहीं तो चूक हो ही रही है ना। हमारी पुलिस व्यवस्था भी उतनी चाक चौबंद नहीं है। इस बात पर सभी का क्रोध बाहर निकलने को उद्यत हो उठा। सभी ने अपने अपने माइक उठाकर बोलना शुरू कर दिया। इन सोसाइटीज़ में चपरासी भी चोरों और शातिरों से मिले होते हैं। फ्लैट में सोसाइटी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए। समाजशास्त्री, प्रोफेसर और बुजुर्ग महिला तो एकाएक आपक हो बैठे और उस पत्रकार को अपना निशाना बना सब लगभग चीखने से लगे। शोरगुल बढ़ने लगा, आवाज़ें आपस में गड्ढमड्ढ होने लगीं। सुजाता देखती रही। फिर जाने क्या हुआ कि एकाएक उसके मन की निराशा कम होने लगी। उसे ये संतोष होने लगा कि उस जैसे अकेले रहने वालों की चिंता समाज को है। उसकी घुटन खत्म होने लगी। उसने मुस्कुराते हुए रिमोट से टीवी बंद किया और अपने घर की बिखरी चीज़ों को संभालने में जुट गई। उसके होंठों पर अपना प्रिय फिल्मी गीत गूंज रहा था, दूर कहीं जब दिन ढल जाए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पद्मा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सुकून की तलाश में। वर्तमान समाज की ज्वलंत समस्या पर लिखी गई ये व्याख्यात्मक कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।